आप जिक्र करेंगे उस खबर का जो फैसला तो हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल आया था जून में किया था, और उसका मकसद ये था, अगर सादा अल्फाज में आपको समझाएं कि अगर कोई शख्स बज़ाहिर अमीर है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन जो सालाना जो टैक्स की तफसीलात वो एफबीआर में जमा करवाता है, तो उसमें वो अपने जो असासे हैं उस तरीके से जाहिर नहीं करता, और इसके हवाले से या इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए जो कानून में तरमीम की गई थी या तजवीज़ सजेस्ट की गई थी, उसके मुताबिक ये फैसला किया गया था कि अगर एक शख्स अपनी जो आमदन और असासे जाहिर उस तरीके से नहीं करता, लेकिन उसके बरक्स अगर वो महंगी गाड़ियां खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है या स्टॉक मार्केट में एक खास हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, सरमायाकारी करता है, तो फिर ऐसे शख्स को इजाजत नहीं होगी कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करे, महंगी गाड़ियां खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदे। मकसद उसका ये था ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो अपने जो असल आमदन है और अपने जो असल असासे हैं उनको जाहिर करे। लेकिन खबर अब उसमें यह है, क्योंकि इस फैसले का इतलाक 1 जुलाई से होना था, लेकिन अब विफाकी काबीना ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। क्यों इस तजवीज को मुस्तरद किया है, तफसीलात जो हैं वो शहबाज के पास हैं। शहबाज, क्या इसकी रीजन बनी कि वफाकी जो काबीना है उसको ये लगा कि इस फैसले को या इस तजवीज को कबूल नहीं करना चाहिए स्टेज के ऊपर? कामरान, ये जो कानून बना था, बल्कि ये जो इनिशिएटिव था, जब चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल आए अगस्त 2024 में, तब से इस इनिशिएटिव उसके बाद से काम होना शुरू हो गया, और इसके वो कोई बाकायदा बजट का हिस्सा इनिशियली नहीं बनाया गया था। एक स्पेशल कानून, मतलब ये जो टैक्स लॉज हैं उनके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की गई थ्रू एक अमेंडमेंट बिल जो असेंबली में ले किया गया, और जनवरी 2025 से इसके ऊपर काम शुरू था। और पहले इसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा था। कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसके इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो एफबीआर ने निज़ाम प्रपोज किया था इन बड़ी ट्रांजैक्शंस को टर्न डाउन करने का, वो ना हो सकें। वो उस निज़ाम में उस तरीके से एफिशिएंसी नहीं थी, वो एक प्रॉपर कोई इसके पीछे सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो फिर फैसला ये हुआ कि जुलाई 2025 से इसको नाफिज किया जाएगा। जुलाई 2025 में भी इसको नाफिज नहीं किया जा सका, उसको फिर एक साल के लिए डेफर कर दिया गया। अब जो नई डेट इसकी दी गई थी वो जुलाई 2026 दी गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये फाइनेंस बिल पेश हुआ नेशनल असेंबली में, उससे पहले जो काबीना की कमेटी जो फुल कैबिनेट थी उसका जो इजलास हुआ 12 जून को, जिसने बजट पास किया, उसके अंदर ये प्रपोजल भी ऐड कर दिया गया कि ये जो सेक्शन 114C है, जिसके तहत जो नाहल अफराद है वो कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उनके ऊपर पाबंदी जो है वो 1 जुलाई 2026 से लगा दी जाए। तो वो जो है नाज़रीन, इसको काबीना ने 12 जून को मुस्तरद कर दिया है। इसको जो मुस्तरद किया गया है ऐसा उसकी कोई ऑफिशियल जो है वो वजह नहीं दी गई कि काबीना का जो फैसला है, जो उसके मिनट्स भी 17 जुलाई को कैबिनेट डिवीजन ने रिलीज किए, उसके अंदर भी कुछ ज्यादा डिटेल्स ने से सिवाय इस हद तक कि कैबिनेट ने ये जो प्रपोजल था कि जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसमें गाड़ी खरीदना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बैंक से पैसा निकलवाना या एक प्लॉट खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, वो नाअहल अफराद नहीं खरीद सकेंगे। 1 जुलाई 2026 से काबीना ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये है क्या मामला? इसमें जो कानून है, जो इस वक्त भी कानून मौजूद है, लेकिन कानून इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि उसके इफेक्टिव करने के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स नाअहल है, अब ये जो नाअहल है ये टैक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, सियासी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नाअहलियत की बात नहीं हो रही, जिसके ऊपर आजकल काफी बात भी शुरू हो गई है कि कौन अहल है मुल्क चलाने का और कौन नहीं। ये वाली जो नाअहलियत है उसका ये कि अगर किसी शख्स ने अपने आमदन का गोशवारा पिछले साल का फाइल किया है और उसके आमदन के गोशवारे में उतने असासे नहीं है जिससे कोई बड़ी गाड़ी खरीद सके, बड़ा घर खरीद सके, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और अपने जो बैंक अकाउंटों से पैसा निकाल सके। ये लिमिट्स क्या है जो प्रपोज की हुई कानून के अंदर, बल्कि ये अप्रूव की हुई है पार्लियामेंट ने। गाड़ी अगर 70 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू है और आपका जो आपके असासे हैं किसी शख्स के उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो शख्स 70 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीद नहीं सकता। प्लॉट की वैल्यू, घर की वैल्यू या प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा जो है वो नाअहल है।
है। तीसरा जो इसके अंदर इन्होंने दी इन्वेस्टमेंट का 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं कर सकता, और उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स है पाकिस्तान में उसमें किसी भी साल में वो क्यूमुलेटिवली 10 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। तो कामरान, अगर आप ये सारी इसकी जो लिमिट्स देखें जो इसके अंदर दी गई हैं, ये किसी छोटे शख्स को, मिडिल इनकम ग्रुप को या इवन के अपर मिडिल इनकम ग्रुप को ये टारगेट नहीं कर रहे। तो इसको जो टारगेट कर रहे थे ये वाले जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ जो रिच पर्संस हैं उनकी ट्रांजैक्शंस को टारगेट कर रहे थे, और वो भी वो जिनके डिक्लेयर्ड जो गोशवारे हैं उनके अंदर उनकी जो वेल्थ है वो इस काबिल नहीं है कि उससे कोई बड़ा ये वाला असासा खरीदा जाए। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हमारा जो बड़ा क्रॉनिक इशू है, और इससे एक ये भी जाहिर होता है, और पहले भी हम बात करते रहे हैं कि रियासत और जो अवाम है उनके दरमियान एक एतमाद का फुकदान है। और ये इसलिए भी रेलेवेंट है कि मैं जिस इस वक्त मुल्क में मौजूद हूँ, नॉर्वे में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और जाने जाते हैं पूरी दुनिया में बेस्ट वेलफेयर स्टेट्स हैं। और मैंने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, इवन के इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ, एक तहाई रिमोट एरिया, और जिस जगह पे भी मैं ठहरा हूँ मेरे को 3 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ एक ये घर है जहाँ पे मैं रुका हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह का कोई बिजली जाने का निजाम नहीं है, जो यू नेम इट, तमाम आपको फैसिलिटीज जो आपको ये कैपिटल है उनका उसमें मिलेंगी, वही फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। वजह क्या है कि ये टैक्स जरूर लेते हैं यहाँ पे जो हुकूमतें हैं अवाम से, लेकिन वो रिटर्न भी करते हैं, पे बैक भी करते हैं। और हमारे यहाँ यही एक सबसे मेरे ख्याल में बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अवाम को एतमाद नहीं है, वो अगर टैक्स देंगे तो उनको ये लगता है कि वो पैसा कहीं और खर्च होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, मेरे ख्याल में ये एक अंडरस्टैंडिंग भी थी हमारी IMF के साथ कि अगर इस कानून को हम नाफिजुल अमल करेंगे तो उसके बदले जो 50% प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कम किया है, जो बजट पिछले महीने पास किया है, तो अब अगर गवर्नमेंट इससे बैकआउट कर रही है तो IMF का क्या रिएक्शन होगा इसके हवाले से? अच्छा कामरान, ये आपने बड़ी एक जबरदस्त एग्जांपल दी है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने IMF के आगे जो है बिल्कुल वो किसी भी किस्म की कोई रेजिस्ट नहीं करते। हमारे ऊपर जो टैक्सेस हैं, खासतौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के हैं। जो सर्विसेज हैं वो शायद जो अफ्रीका की गरीब तरीन ममालिक हैं उनकी सर्विसेज भी हमें नहीं मिलती। हेल्थ, हम जितना भी टैक्स पे करें हेल्थ के ऊपर, हमने अगर फौरी आपको इमरजेंसी है तो आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। बच्चों की तालीम अच्छी चाहिए तो आपको प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाना है। और रोड्स के ऊपर अगर आप निकलते हैं तो बड़ी जो शाहराएं हैं उसके अलावा उसके ऊपर भी जिस तरीके से टोल प्लाजा इसकी जो टोल की जो फीस है ये बढ़ा देते हैं हर साल, वो बेतुकी किस्म की उसमें इंक्रीजेज आ रही हैं। मतलब इनका बस नहीं चलता कि पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का जो टैक्सेशन है वो ना करे। हर तरह की टैक्सेशन करे, पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल इंजन की गाड़ियां ICE उनके ऊपर लेवी, और सर्विस इनका जो म्यार है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, और टैक्सेस जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के। अब ये जब ये बजट हो रहा था पास, और बजट के मौके पे जो एक चीज हुई कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, अब रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेशन है वो पहले कोई ज्यादा ही नहीं थी, पहले ही उसके अंदर 50% की उनको जो है वो छूट दी गई। और IMF ने जब इस चीज को अपोज किया तो IMF को ये यकीन दहानी करवाई गई कि ये जो हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस होंगी वो वैसे ही कम होंगी क्योंकि हम 1 जुलाई से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इन्फोर्स करने जा रहे हैं। IMF को तो ये कहा गया था, और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये 12 जून को समरी जो है जो प्रपोजल था वो मेन जो टैक्स के प्रपोजल्स थे उनके साथ इसको शामिल किया गया इसको इफेक्टिव करने के लिए, तो वो नहीं हुआ। अब इस हवाले से मसला ये है कि हुकूमत शायद अब इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है एटलीस्ट मीडिया की हद तक, वो मीडिया को जवाब देना भी गवारा नहीं करती। कैबिनेट डिवीजन से मैंने ये सवाल पूछा सेक्रेटरी कैबिनेट से कि जी इसकी क्या वजह है, कैबिनेट ने इसको क्यों मौखर किया, कोई जवाब नहीं। जो डायरेक्टोरेट जनरल टैक्स पॉलिसी ऑफिस है जो वजारत खजाना के अंडर है, उनके जो DG हैं उनसे मैंने पूछा कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है IMF के प्रोग्राम के ऊपर, कोई जवाब नहीं। FBR के तर्जुमान से पूछा कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस है IMF के प्रोग्राम के ऊपर, कोई जवाब नहीं। हाँ, इस हद तक जरूर बताया गया है कि जी एक और जो समरी है, और ये भी अनऑफिशियली बताया गया कि एक और समरी तैयार की गई है वज़ीर-ए-आज़म साहब के दफ्तर के लिए कि जिसमें एक दोबारा एक अटेम्प्ट की जाएगी इसको अप्रूव करवाने की। लेकिन कामरान, इसके दूसरी साइड के ऊपर भी एक आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट बड़ा एक वैलिड है,
और ये आर्गुमेंट जो है वो जनवरी 2025 में भी, मई 2025 में भी जब ये एनएस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में मामला डिस्कस हो रहा था, उसमें दिया गया था कि आप डिटरमिन कैसे करेंगे कि ये जो शख्स है ये इनएलिजिबल है। अगर उसका गोशवारा है तो उसको उसके पीछे सिस्टम कैसे काम करेगा, वो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। और